नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हाल ही में एक कार्यक्रम में वक्फ संशोधन विधेयक पर प्रदेश मुख्यालय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था। अब प्रदेश में बूथ लेवल तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोगों को वक्फ संशोधन विधेयक पर जानकारी दी जाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर जिस तरह विपक्ष ने भ्रांतियां फैलाई हैं, अब लोगों को वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में सही जानकारी देने के लिए भाजपा द्वारा जगह जगह कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 20 अप्रैल से 5 मई तक जिलों, मंडलों और बूथ लेवल पर किए जा रहे हैं। तो लोगों को वक्फ विधेयक पर जानकारी दी जाएगी और वक्फ विधेयक पर तमाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी बूथ लेवल तक इन कार्यक्रमों को करेगी और लोगों को वक्फ विधेयक पर जानकारी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक पर प्रदेश मुख्यालय पर कार्यशाला का उसके अंतर्गत आयोजन किया गया था और अब इसे बूथ लेवल तक ले जाया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने यह कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक पर जिस तरह से विपक्ष ने तमाम भ्रांतियां फैलाई हैं, अब लोगों को वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में सही जानकारी दी जाएगी और इसी के लिए बीजेपी द्वारा जगह जगह कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। तो यह आयोजन 20 अप्रैल से 5 मई तक जिलों, मंडलों और बूथ लेवल पर किए जाएंगे और ऐसे में साफ तौर पर संदेश देने की यह भी कोशिश की जाएगी कि वक्फ को लेकर जो भी कन्फ्यूजन लोगों के मन में है उसे दूर किया जाए। चार धाम यात्रा को लेकर अब महज 10 दिन ही शेष रह गए हैं और इसको लेकर तमाम तैयारियां की भी जा रही है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस ने सरकार की चार धाम की तैयारियों को लेकर ही कुछ प्रश्न खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार से यह सवाल पूछा है कि एक ओर सरकार के पास प्रत्येक धाम की यात्री क्षमता की रिपोर्ट है, तो वहीं दूसरी ओर वह असीमित संख्या में श्रद्धालुओं को बुलाना चाहती है। ऐसे में क्या श्रद्धालुओं के रहने, ठहरने, परिवहन और धामों में सुलभ दर्शन की व्यवस्था सरकार ने पूरी की है? इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार के 8 सालों के दौरान हुई यात्रा पर भी सवाल खड़े किए हैं। साथ ही धस्माना ने सरकार से IIM रोहतक द्वारा दी गई रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की भी मांग की है और यह भी सवाल किया है कि आखिर उस रिपोर्ट को राज्य सरकार क्यों छिपाना चाहती है। तो 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में चारधाम की तैयारियों को लेकर ही कांग्रेस ने अब सवाल खड़े कर दिए हैं। असीमित संख्या में श्रद्धालुओं को सरकार बुलाना चाहती है और यही कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रश्न ही है कि आपके पास जब हर धाम के लिए यात्री क्षमता की रिपोर्ट है तो फिर आप असीमित संख्या में श्रद्धालुओं को बुलाइएगा, तो फिर उनकी व्यवस्था क्या सरकार ने पूरी तरह से सुनिश्चित कर ली है? और वहीं फिल्म अभिनेत्री उर्वशी रौतेला के बयान के बाद अब उत्तराखंड में तमाम जगह प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया है और इस पर बवाल मचता हुआ भी दिखाई देने लगा है। जहां एक ओर कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी करने को लेकर आक्रामक दिख रही है, तो वहीं बीजेपी भी अब उर्वशी रौतेला को नसीहत देते हुए नजर आ रही है। बीजेपी की प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि उर्वशी रौतेला द्वारा दिया गया बयान करोड़ों सनातनियों की आस्था पर चोट है। उनको अपने बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरीके से ओछे बयानबाजी से बचना चाहिए। अपनी TRP के लिए ऐसी ओछी बयानबाजी भी नहीं करनी चाहिए। बद्रीनाथ के समीप उर्वशी देवी का मंदिर है, लेकिन वो मंदिर उर्वशी रौतेला का नहीं है।
तो उर्वशी रौतेला के बयान के ऊपर यह पूरा का पूरा बवाल बना हुआ है और उर्वशी रौतेला पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों वॉर के मूड में नजर आ रहे हैं। उर्वशी के बयान से सनातनियों की आस्था पर चोट है, बीजेपी ने साफ तौर पर दिखाया है, लेकिन कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी करने को लेकर आक्रामक नजर आ रही है। बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने तो उन्हें नसीहत भी दे दिया है कि आप अपने बयानबाजियों को सीमित रखिए और करोड़ों सनातनियों की आस्था पर उनका यह बयान चोट है, उन्हें माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए और ऐसी ओछी बयानबाजी से बचना भी चाहिए। पूरे देश में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। लोग उसकी खूबी और खामियों को गिना रहे हैं, लेकिन हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल पर भी हमला बोला है। शादाब शम्स ने यह कहा है कि कांग्रेस वक्फ के खिलाफ कोर्ट तक नहीं जा रही है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल सभी गोल टोपी पर राजनीति कर रहे हैं। अपने एजेंडे के लिए कोई भी पार्टी वक्फ के खिलाफ नजर नहीं आ रही है और अपने झंडे डंडों के साथ कोई भी पार्टी इसके लिए उतर भी नहीं रही है। ये सभी दल ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। जो भी मुस्लिम वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं वो सभी पॉलिटिकली मुसलमान हैं। तो शादाब शम्स का कांग्रेस पर यह वार है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने यह वार किया है और शादाब ने साफ तौर पर इशारा किया है कि वक्फ बिल को लेकर कांग्रेस के दो चेहरे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ आरजेडी भी गोल टोपी पर राजनीति कर रही हैं। अपने झंडे और डंडों के साथ कोई भी पार्टी वक्फ के खिलाफ नहीं नजर आ रही है। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत भी होने जा रही है और इसको लेकर राज्य सरकार की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। लेकिन कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर चार धाम यात्रा को लेकर ही सरकार पर निशाना साधा था, जिसका जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर हमला बोला। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा चारों धामों के दर्शन करने आते हैं, लेकिन कांग्रेस डर का माहौल पैदा कर रही है। कांग्रेस की मंशा साफ है कि वो लोगों को चार धाम में नहीं आने देना चाहती। तो चार धाम यात्रा को लेकर के भी अब राजनीतिक गलियारों में खूब आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और चार धाम यात्रा को लेकर क्या डर पैदा करने की कोशिश भी की जा रही है, यह भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। धर्मपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर वार किया है। कांग्रेस डर का माहौल पैदा कर रही है, ऐसा उनका कहना है। सरकार पर कांग्रेस ने तैयारियों को लेकर निशाना साधा था और उसी के जवाब में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से विधायक ने अपना स्टैंड क्लियर किया है। उन्होंने कांग्रेस पर ही हमला बोला, कहा कि चार धाम यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चार धाम यात्रा करने के लिए आना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस डर का माहौल पैदा कर रही है। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत होगी और गंगोत्री और यमुनोत्री के भी पट खोल दिए जाएंगे। 2 मई को बद्रीनाथ जबकि 4 मई को केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। यात्रा को सुदृढ़ रूप से संचालित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी की गई है। हालांकि इस वर्ष रजिस्ट्रेशन 60% ऑनलाइन जबकि 40% ऑफलाइन माध्यम से ही की जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से शासन प्रशासन पर भी दबाव कम होगा और इसके साथ ही जनता को भी सहूलियत मिलेगी।
हालांकि जो 40% ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन रखा गया है वहां प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर साबित हो सकती है। चूंकि यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख करते हैं, जिसकी वजह से अमूमन यात्रा सीजन में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या का अनुरक्षण करना बेहद मुश्किल साबित होता है। इस चुनौती से निपटने के लिए यात्रा रूट पर कई जगह होल्डिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है। उत्तराखंड पहुंचने वाले यात्रियों का रजिस्ट्रेशन, ट्रिप कार्ड, ग्रीन कार्ड जैसी तमाम औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। चारधाम यात्रा की शुरुआत में अब कुछ ही दिन बचे हैं और इसी को लेकर जितने भी टूरिस्ट वहां पर अपनी गाड़ियों को लेकर आएंगे उसके लिए ग्रीन कार्ड बनाने की तैयारियां या प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देहरादून आरटीओ डॉक्टर अनीता चमोला ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि हमारे सभी कार्यालयों में ग्रीन कार्ड जारी किए जाते हैं। ग्रीन कार्ड से संबंधित यात्रियों को जो भी सुविधा देनी होती है वो सभी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी सप्ताह में जितने भी चेक पोस्ट हैं यात्रा के दौरान वो सब संचालित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी रूट पर प्रवर्तन दल की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी भी तैनाती कर दी जाएगी। एक योजना बनाई जा रही है कि चारधाम यात्रा के दृष्टिगत कहां पर किन किन मार्गों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, इसकी हमारी ओर से तैयारी की जा रही है, जिसकी आगामी सप्ताह तक यात्रा से पहले धरातल पर इसे शुरू भी कर दिया जाएगा और चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया में तेजी भी लाई गई है। और अब खबर चमोली जिले से है, जहां बद्रीनाथ धाम के कपाट के खुलने को लेकर सभी तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि धाम में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सहित सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया है। बद्रीनाथ धाम में इस वर्ष विद्युत लाइन में एक अतिरिक्त लाइन भी बिछाई गई है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा के दौरान बिजली की बड़ी समस्या रहती है, इसलिए स्थानीय कारोबार और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए धाम के नगर क्षेत्र में 11 केवी की अतिरिक्त लाइन बिछाई गई है। वहीं कमेड़ा और नंदप्रयाग में एनएच के द्वारा यात्रा शुरू होने से पूर्व काम भी पूरा कर लिया जाएगा। तो बद्रीनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर जितने भी इंतज़ाम हैं, व्यवस्थाएं हैं, उसे करने की बात कही जा रही है। कपाट खुलने से पहले तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में है और इसीलिए धाम में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने की कवायद तेज है। ट्रैफिक हमेशा से ही राजधानी देहरादून के लिए एक बड़ी चुनौती बनता रहा है, लेकिन अब आने वाले वक्त में यात्रा सीजन की शुरुआत भी होने जा रही है, जिसका साफ तौर पर मतलब है कि ट्रैफिक का दबाव अब और बढ़ेगा। फिलहाल व्यवस्था को ठीक तरीके से संचालित करने के लिए प्रशासन द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि धरातल पर ट्रैफिक कंजेशन को कम करना भी एक बड़ी चुनौती है। ट्रैफिक की व्यवस्था को और बेहतर संचालित करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग एक अनूठी पहल शुरू करने जा रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ट्रैफिक लाइट्स को रेगुलेट किया जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस व्यवस्था के बाद देहरादून में शहर के भीतर ट्रैफिक की समस्या कम हो सकती है। हालांकि कब तक ये पहल धरातल पर उतर कर कारगर साबित होती है, यह देखने वाली बात जरूर होगी। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना में चालकों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल शराब पीकर वाहन चलाने, ओवरलोडिंग करने और रैश ड्राइविंग करने वाले चालकों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पौड़ी सीओ सदर त्रिवेंद्र सिंह राणा ने बताया कि एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह के निर्देश के अनुसार लगातार रात्रि के समय चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिस पर शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों के विरुद्ध
कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने कहा, अभी तक 503 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। साथ ही चालकों को मौके पर गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई कर वाहनों को सीज कर चालकों के डीएल निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई। प्रदेश में साइबर अपराध को रोकना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती से निपटने के लिए पुलिस विभाग ने भी अब कमर कस ली है। इसको लेकर उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने कहा कि साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसके ग्राफ में बढ़ोतरी हुई है। प्रतिदिन साइबर से जुड़े लगभग 1000 से 1200 शिकायतें प्राप्त होते हैं, जिन पर अभी तक 2 साइबर पुलिस स्टेशन, एसटीएफ और राज्य के तमाम जनपदों के थानों में ट्रेंड स्टाफ है। उनके द्वारा कार्रवाई की गई और फ्रॉड में हुई धनराशि वापस दिलाने का प्रयास किया गया। उन्होंने बताया कि एक साइबर कमांडो योजना है, जिसके तहत गृह मंत्रालय द्वारा ओपन परीक्षा हुई थी। इसमें हमारे 72 पुलिसकर्मी चयनित हुए, जिनको 6 माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि वापस आकर साइबर क्राइम के अनावरण में अहम भूमिका निभाएंगे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के शक्ति फॉर्म क्षेत्र में खनन डंपर की चपेट में आकर टैगोर नगर निवासी 22 वर्षीय सागर मंडल की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में कोहराम मच गया और गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि शक्ति फॉर्म में अवैध खनन और उससे जुड़ी गतिविधियों पर प्रशासन की कोई निगरानी नहीं है, जिसकी वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही बरतने और खनन माफिया को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया। घटना की सूचना मिलते ही नगर पंचायत शक्तिगढ़ के अध्यक्ष सुमित मंडल मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। और उत्तराखंड न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।